जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 14 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये गाइज हमारे ज्ञान सर हैं और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है गाइज। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैच को जरूर से ज्वाइन करिए। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग कर रहे हैं तो भी बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। और ये है गाइज आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। जय श्री महाकाल। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपके कमेंट्स में कल देखूंगा क्योंकि आज थोड़ा सा जो है वो समय की कमी है मेरे पास, क्योंकि एक अर्जेंट काम से जो है मुझे निकलना है। तो फटाफट आज जो है वो लेक्चर को जल्दी से खत्म करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहला टॉपिक, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो पहले तो। और जो भी चीज बताऊंगा नोट डाउन करने वाली वो नोट डाउन करना है और सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम बात करेंगे एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जो गांव क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड है और उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंस के बारे में जो है उनको पढ़ाया जा रहा है। राइट। और इसका नाम है निवेशक दीदी। लिख लो, निवेशक दीदी। ये एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। किस पर्पस के लिए, दो पॉइंट इसके आगे जो है वो डाल देना। पहले लिखना ये एक कम्युनिटी लेड इसके बारे में जो है बता देता हूं मैं आपको। वुमेन ड्रिवन फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है। लिख लो, कम्युनिटी लेड मतलब एक समुदाय का ऐसा प्रोग्राम जो कि महिलाएं चला रही हैं दूसरी महिलाओं को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कि बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने लॉन्च किया था 2023 में। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। निवेशक दीदी जो है वो किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? इसके द्वारा, इन द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करती है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंडर, और ऑपरेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर। राइट। तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा। अभी ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि इसका फेज 2 जो है वो शुरू हुआ है। इस प्रोग्राम का फेज 2 जो है वो शुरू हुआ है। ये पूरी चीज जो है वो आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। अब इनका ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर हो ही गया, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। निवेशक दीदी नाम से समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी जो है वो दी जाएगी। समझ रहे हो आप? आगे की जो है वो चर्चा करें कि गांव क्षेत्रों में ट्राइबल, सेमी अर्बन एरियाज की जो महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की, सेविंग हैबिट्स के बारे में सिखाया जाएगा, डिजिटल बैंकिंग के बारे में, फ्रॉड अवेयरनेस के बारे में, सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस के बारे में सिखाया जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर देना। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या डिफरेंस होता है? किसी को पता है? फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है मुझे? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है नॉलेज और स्किल टू मैनेज मनी इफेक्टिवली, यानी कि ऐसा ज्ञान और स्किल्स प्राप्त करो जिससे कि आप पैसे को सही तरीके से यूज कर सको, इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सको। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। जबकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है, नाम से मेरा इंक्लूजन, की एक्सेस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कि लोगों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस मिल सके, शामिल करो लोगों को बैंकिंग सेक्टर से। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब समझते हैं ये निवेशक दीदी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इनिशिएटिव तो गांव क्षेत्रों में महिलाओं को, स्पेशली दूर दराज के एरिया में महिलाओं को इंफॉर्मेशन नहीं होती, डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, अवेयरनेस की कमी है सरकारी स्कीम से रिलेटेड। तो निवेशक दीदी सॉल्व करेगी लोकल महिला इन्फ्लुएंसर को ट्रेनिंग देकर, समझ रहे हो, पोस्टल वर्कर्स को ट्रेनिंग देकर टू बिकम फाइनेंशियल एजुकेटर्स, की वहीं पर ही मौजूद जो गांव में जो महिला है ऑलरेडी, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं गांव गांव के अंदर, मतलब जो अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रही हैं,
सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा वर्कर्स, ये सब है ना, इन्हीं में से महिलाओं को जो है वो ट्रेन किया जाएगा कि जिससे कि दूसरी महिलाओं को हेल्प किया जा सके। आपको पता है इसके फेज 1 के अंदर 55,000 से ज्यादा बेनिफिशियरीज थे, यानी कि 55,000 से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिला। अब फेज 2 में टारगेट है कि 40,000 ट्रेंड वुमेन एजुकेटर्स को तैयार करना है, 4,000 से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स लेकर आने हैं। बस इतनी सी चीज इसके अंदर जो है वो समझनी थी आपको, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर समझने वाली ऐसी चीजें जो आप एग्जाम के लिए ध्यान में रखो, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, मैंने अधिकतर चीजें तो आपको लिखवाई दी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना और उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है। निवेशक दीदी कैंपेन्स के थ्रू ये जो अथॉरिटी है, ये दूर दराज के एरिया तक फाइनेंशियल एजुकेशन को पहुंचाने का काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर से 2018 में ये आईपीपीबी, ये दूसरी चीज ये है, ये भी लिख लेना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर लॉन्च हुई थी। 1.65 लाख पोस्ट ऑफिसेज और 3 लाख पोस्टल एम्प्लॉयज के नेटवर्क्स के थ्रू ये काम करती है, और डोर स्टेप बैंकिंग और डिजिटल एजुकेशन को जो है वो कंबाइन किया गया है। तो बस यही चीज है गाइस, 40,000 महिला एजुकेटर्स को तैयार किया जाएगा, 13 रीजनल लैंग्वेजेस में उनको ट्रेन किया जाएगा। इंडिया स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग होगा जो पेपरलेस है, प्रेजेंसलेस है और कैशलेस बैंकिंग पर फोकस करता है। आज का एक आपका टास्क मैं आपको देता हूं, आप जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। लिखो एक चीज, इंडिया इंडिया स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ना आप, ठीक है। इसके बारे में आज आप खुद से पढ़ोगे, ये आपका एक टास्क है। कौन सी सरकारी स्कीम गाइस बच्चियों के लिए बेस्ट सेविंग ऑप्शन ऑफर करती है गांव क्षेत्रों में? कोई बता सकता है बच्चियों के लिए कोई स्कीम है जिसमें आप अपनी बच्चियों के लिए जो है वो कुछ पैसा जो है वो जमा करो, जिससे कि बच्ची की हायर एजुकेशन में उसका पैसे का इस्तेमाल किया जा सके या उसकी शादी में इस्तेमाल किया जा सके? ऐसी कोई स्कीम है? सुना आपने इस स्कीम का नाम? है एक स्कीम, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर बताएंगे, नहीं पता तो सर्च करो और बताओ कि भाई कौन सी, यही तो आपको सीखना है, समझे। तो ये जो अभी निवेशक दीदी इनिशिएटिव है ना, ये महिलाओं को सिर्फ सिखाएगी नहीं बल्कि लीडर बना देगी। तो काफी अच्छी है ये, बेटर तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इमेजिन करो यार, एक छोटा सा गांव, किसी भी जगह का एक छोटा सा पिछड़ा हुआ गांव, इमेजिन करो, वहां पर एक वुमेन पोस्टल वर्कर लोकल लैंग्वेज में फाइनेंशियल वर्कशॉप दे रही है, कितना बढ़िया लगेगा है। लोग पहली बार वहां पर यूपीआई, केवाईसी, डिजिटल वॉलेट के बारे में सुनेंगे, और अब उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, उनका पैसा सेफ रहेगा। तो ये कितनी बढ़िया चीज होने वाली है, समझे। बस दैट्स इट, ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें और कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी। अब नेक्स्ट टॉपिक की आगे की चर्चा करें। आपको पता ही है कि गवर्नर किसी बिल को एसेंट देने से मना नहीं कर सकते, पता है आपको कि गवर्नर किसी भी बिल को एसेंट देने से मना नहीं कर सकते अगर वो बिल दोबारा स्टेट असेंबली पास कर चुकी हो तो। ये चीज आप जानते हैं कि अगर कोई गवर्नर के पास कोई बिल आ रहा है, उसको एसेंट देने की जो प्रक्रिया होती है, अगर नहीं पता तो पॉलिटी के अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गवर्नर पहली बार उसको वापस कर सकता है कि यार नहीं ये पास नहीं करेंगे, बट दोबारा से अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया उस बिल को, तो गवर्नर को उसको एसेंट देना ही पड़ता है, पता है ना पहली बार। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है गाइस, गवर्नर के डिले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है कि अगर गवर्नर अपने पास बिल रखा हुआ है और वो डिले करेगा ना, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कहलाएगा, कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। गवर्नर अपने पास जो है वो बिल रखकर डिले जो है वो नहीं कर सकता। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस का नाम लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 8 अप्रैल 2025 की ये घटना थी, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का एक केस था, है ना। इसमें कहा, केस में ये चीज थी कि गवर्नर
ने 10 बिल को रोका या डिले किया तो गवर्नर की इस प्रैक्टिस को असंवैधानिक डिक्लेयर किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। पता है आपको, ये 10 बिल जो गवर्नर अपने पास रखे हुए थे ये 2020 से पेंडिंग थे। गवर्नर ने उनको प्रेसिडेंट के पास रेफर किया, जो गलत स्टेप था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करके ये डिसाइड किया कि बिल्स डीम्ड टू हैव रिसीव्ड एसेंट हैं। समझे कि कर देना ही है एसेंट। तो आप मुझे बताएंगे अनुच्छेद 142 क्या कहता है, कमेंट बॉक्स पे लिखकर, आर्टिकल 142 के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 क्या कहता है। गवर्नर, लिखना नहीं है वाला आर्टिकल, क्योंकि ये नोट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपके ऑलरेडी इसमें पॉलिटी के अंदर नोट्स बन जाएंगे, तो इसलिए करंट अफेयर्स में मत बनाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर के पास चार ऑप्शंस होते हैं। जब कोई बिल स्टेट असेंबली पास करती है तो या तो वो बिल को एसेंट दे दे, कानून बना दे, या रोक दे एसेंट, विथहोल्ड एसेंट। दूसरा, बिल को रिकंसिडर के लिए वापस भेजना। मनी बिल के केस में ये नहीं होता है ना, मनी बिल को तो पास करना ही पड़ता है क्योंकि वो उनके अप्रूवल से ही लाया रहता है हाउस में। और फिर प्रेसिडेंट के पास है वो रिजर्व करना। अब अगर बिल वापस भेजने के बाद असेंबली ने दोबारा पास कर दिया तो गवर्नर एसेंट देने से इनकार नहीं कर सकते। आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर काम करना होता है ना। डिस्क्रिशन बहुत ही रेयर केस में बताया जाता है। बट यही कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सेंटर को पावरफुल कई बार बना देती है, क्योंकि गवर्नर जो है वो फिर, क्योंकि आदमी तो गवर्नर सेंटर का ही है है ना, बंदा तो सेंटर का ही है, तो ये पावरफुल बना देती है कुछ चीजें। तो आर्टिकल 142 की भी है, 163 भी है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना सही रहता है। हाँ अब सुनो आप, देखो पहले तो ये समझो कि क्या गलत हुआ था तमिलनाडु के केस में, है ना, ये समझना जरूरी है। गवर्नर ने 3 साल तक बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना एसेंट दिया, ना रीजन बताया। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, जो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गवर्नर ने दोबारा पास जो किए गए, जो बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहे, अब समझिए क्या कह रहा है कानून, कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा से बिल पास करेगी तो गवर्नर को उसे एसेंट देना ही पड़ेगा, है ना। बट हुआ ये था केस में कि गवर्नर ने जो दोबारा बिल पास हुए थे उसको अपने पास रख लिया था और कहा था कि हम प्रेसिडेंट से चर्चा करेंगे, उसके बाद एसेंट देंगे। अब ये सेम इश्यूज केरल, तेलंगाना, पंजाब में भी आए हैं जहां गवर्नर ने बिल डिले किए बिना एक्सप्लेनेशन दिए। तो इस चीज को असंवैधानिक कोर्ट ने जो है वो कह दिया है। अब कोर्ट के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिली तो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट का फैसला यह था कि कोर्ट ने डिले को इलीगल डिक्लेयर किया। डीम्ड एसेंट दिया गया अंडर 142 ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके। एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क भी सेट किया गया, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ्स का। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। गवर्नमेंट को एसेंट देना या प्रेसिडेंट के पास भेजना होगा 1 महीने के अंदर, टाइम बाउंड। 3 महीने के केस ये होगा कि अगर मना करना है तो मैसेज के साथ जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर दोबारा पास होने वाले बिल को एसेंट देना कंपलसरी है। और प्रेसिडेंट के पास भेजना सिर्फ पहली बार ही वैलिड होगा, और वो भी 3 महीने में ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो देखो इस तरीके से कोर्ट ने जो है वो, ये देखो ये लिखा हुआ है, टाइम बाउंड फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं, ये लिख लेना। क्या समझाया मैंने आपको, 1 महीने के अंदर गवर्नर एसेंट देगा, है ना। 3 महीने के अंदर गवर्नर जो है वो बेसिकली होल्ड कर सकते हैं बिल को कैबिनेट की एडवाइस के लिए, और मैसेज के साथ रिटर्न कर सकते हैं हाउस को। अब दोबारा बिल पास हो गया तो 1 महीने के अंदर गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा। और अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन करना है तो गवर्नर को 3 महीने का मैक्सिमम टाइम मिलेगा। तो ये टाइम बाउंड फ्रेमवर्क भी अब कोर्ट के जजमेंट में शामिल हुआ, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉकेट वीटो का कंसेप्ट गाइस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत। तो आपसे पॉकेट वीटो से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और गवर्नर की पावर से रिलेटेड 99% क्वेश्चन आएंगे।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि जनरल स्टडीज की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। और अभी तक जिसने क्लास नहीं ली है, ये हमारा नंबर है नीचे, इन नंबर पर कांटेक्ट करो और क्लासेस लो, पढ़ो बढ़िया। क्या दिक्कत है? तो गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस अब फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। रिजर्वेशन टू प्रेसिडेंट सिर्फ पहली बार ही वैलिड होगा, दोबारा पास होने के बाद वैलिड नहीं होगा। अगर गवर्नर डिले करेंगे तो उनका एक्शन जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होगा, कि फिर जुडिशरी देखेगी। तो एक चीज आपको जो है वो सीखनी इसमें जरूरी है कि इस जजमेंट से फायदा क्या हुआ। फेडरलिज्म, संघवाद जो है वो और मजबूत हो गया। स्टेट्स की इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर प्रोटेक्ट की गई। देखो, सेंटर स्टेट रिलेशंस को और बेहतर बनाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज करी कि स्टेट की ऑटोनॉमी बरकरार रहे। तो अब ये मेंस के काफी सारे क्वेश्चन में इसका आंसर एज एग्जांपल के तौर पर मेंशन कर सकते हो। पॉलिटिकल मिसयूज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन सेट किया गया। आर्टिकल 200 और 163 के मीनिंग को क्लियरली इंटरप्रेट किया गया। नेशन वाइड यानी कि पूरी कंट्री के लिए एक जजमेंट सेट हो गया है ना। बाकी स्टेट्स के लिए भी ये एग्जांपल जो है वो बनेगा। तो आर्टिकल 200, 163, 142 पॉकेट वीटो जजमेंट ने फेडरलिज्म को मजबूत किया। ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना, है ना। और वो टाइम बाउंड फ्रेमवर्क थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होंगी गुरु। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक 3 की तरफ। अब ये जो टॉपिक है गाइस, ये एनवायरमेंट के लिए ही नहीं बल्कि आपके मॉडर्न इंडिया, जीएस पेपर 1, ऐसे के लिए, एथिक्स के लिए, सब में आपको काम आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं एनवायरमेंटलिज्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चीज सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, फिर टॉपिक समझेंगे। ये एक गाइस सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, जिसका मेन फोकस होता है ह्यूमन और नेचर के बीच में हार्मनी बनाए रखना। मतलब हमारे आसपास जो नेचर है, तो ह्यूमन जो है उस नेचर को समझे, है उसको प्रोटेक्ट करे। पल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इनजस्टिस को रोकना। मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था दौलत के साथ। आज मैं उसको एक दूसरी जगह लेकर गया। मेरे घर के नजदीक में एक तालाब है, तो वहां पर मैं लेकर गया लेक के पास। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल लोकेशन है। मैंने देखा यार, मतलब ये मान के चलो, लेक के पास में प्रशासन एकेडमी भी है। वहां पर अक्सर मेरा आना जाना होता रहता है। मैं उसके अंदर भी कई बार घूमता रहता हूँ। कई बार कुछ मीटिंग्स में जाता हूँ, कई बार कोई स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ होता है तब उससे मिलने चले जाते हैं। मैंने बताऊँ क्या देखा, जगह जगह पे रास्ते रास्ते में बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, टूटी हुई, कांच ही कांच। जब दौलत चल रहा था तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा बेचारे के पैर में कांच ना आ जाए। तो मैंने वो चीज इमेजिन करी कि यार ऐसे ना जाने कितने पशु लोग हैं, ह्यूमन की इस बेकार हरकत के कारण कितने पशुओं के पैर वैर कट जाते होंगे यार। है वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, गाली भी नहीं बक सकते, चिल्ला नहीं सकते मनुष्यों को। काट लेना चाहिए ऐसे डॉगी को, तो मनुष्य को, मेरे को तो ऐसा लगता है। मनुष्य की हरकत खराब है, सब डॉगी मिलके काटे उनको। दारू पी रहे हो, बैठ के फोड़ रहे हो, तो एक डॉगी जाए और जाके काट ले उसका पैर। बट मनुष्य पावरफुल है ना, वो उसी बियर की बोतल क्या पता उस बेचारे पशु के सर पे मार देगा। बड़ा दुख हुआ मुझे देख के। ये टॉपिक उसी चीज को समझाएगा। चिपकू मूवमेंट पता है आपको? कोई बता सकता है चिपकू मूवमेंट में क्या हुआ था? कमेंट बॉक्स पे। जंगलों को बचाया गया चिपकू मूवमेंट के थ्रू। जैव विविधता को एक कल्चरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज जो है वो माना गया। ये इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। ओ, एनवायरमेंटलिज्म सॉरी, है ना। ये बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंट में पढ़ोगे आप, सिर्फ सुन लो, बहुत सिंपल सी चीज है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट किया गया। एल्बर्ट और गैब्रिले हॉवर्ड ने नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट दिया। नेचुरल फार्मिंग मैंने आपको बोला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा है आपको? मैंने बोला भी था ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग के बीच में डिफरेंस ध्यान में रखना। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ने आदिवासी और लोकल कम्युनिटीज के अधिकार को प्रोटेक्ट किया। इकोलॉजी के साथ आजीविका को भी जोड़ा गया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जैसे कानून बने। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसियां। ये है इंडियन एनवायरमेंटलिज्म।
अब देखो तीन वेव्स हैं इंडियन एनवायरमेंटलिज्म के अंदर। पहली वेव होती है 20वीं शताब्दी से पहले, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, शांति निकेतन रिकंस्ट्रक्ट करवाया इनने, जेसी कुमारप्पा, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की बात करी। ये पता है, ये थिंकर्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वो बहुत पूछती है यूबीपीसीएस के पेपर में, बीपीएससी में, इन सब में जो है वो ये बहुत पूछा जाता है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप। पैट्रिक गेडिस, टाउन प्लानिंग विद इकोलॉजी। एल्बर्ट और गैब्रिले हॉवर्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका तो नाम लिख ही लो, सभी लोग लिख ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन थिंकर्स ने बेसिकली लोगों को अवेयर किया, फर्स्ट वेव। अब जब सेकेंड वेव आई ना, वो 1970 से लेकर 1980 के पीरियड में थी। ये फेज में गांव क्षेत्रों के लोग, स्पेशली महिलाओं की प्रोटेस्ट से चली थी। जैसे चिपकू मूवमेंट हुआ, एक साइलेंट वैली है केरल के अंदर, मतलब वो चली थी डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इसमें देखने को मिला है ना। तो ये चीजें हैं। फिर थर्ड वेव आई एनवायरमेंटलिज्म की। अब इसमें युवा जो है वो डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। एयर पोल्यूशन, पानी की समस्या, प्लास्टिक वेस्ट, फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया, आरए प्रोटेस्ट, है ना। तो ये थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा पढ़ना भी इसके बारे में, फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया, है ना, ऐसे मूवमेंट्स थोड़ा पढ़ना आज का टास्क है आपके लिए। तो ये चीजें हैं, बट आज की चुनौतियां क्या है गाइस? एयर पोल्यूशन, पानी की समस्या, बायोडायवर्सिटी खत्म होती जा रही है, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इकोलॉजी पर भार पड़ रहा है कि नहीं? क्लाइमेट चेंज ने हिमालय और कोस्टल एरिया जैसे जो क्षेत्र हैं उनको जो है वो काफी नुकसान जो है वो पहुंचाया है। तो ये बात तो आप जो है वो जानते ही हैं, राइट। तो ये चीजें हैं। तो बस यही था गाइस, इसमें और कुछ नहीं है इस पूरे टॉपिक के अंदर। एनवायरमेंटलिज्म के टॉपिक को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हिस्टोरियन और राइटर हैं डॉक्टर रामचंद्र गुहा। इन्होंने रिसेंटली एक लेक्चर जो है वो डिलीवर किया था बेंगलुरु के अंदर, एनसीबीएस में। और उन्होंने तीन मेजर वेव्स के बारे में बात करी थी, तो उससे रिलेटेड काफी अच्छा आर्टिकल आया था। तो ये आर्टिकल काफी अच्छा है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी, इसमें जो मैंने आपको बताया थिंकर्स वगैरह के नाम। तो इसलिए आर्टिकल हमने आपके लिए जोड़ा है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात करेंगे, 8 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यानी यूएन ईएससीएपी, इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2025। लिख लो। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि ये फलाना रिपोर्ट जो है वो किसकी है। अब देखो रिपोर्ट में क्या आता है। रिपोर्ट में ये आता है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में क्लाइमेट शॉक बढ़ गए। देख ही रहे हो ना आप, पिछले यार 20 साल में आप खुद देख लो। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा पिछले 20 साल में, और पिछले 5 साल में आपने खुद डिफरेंस देखा होगा, कितनी डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो फ्लड का केस हो, चाहे वो सूखे का केस हो, चाहे साइक्लोन्स का केस हो, है कि नहीं? अब जो ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो ये क्लाइमेट शॉक जो है ना, काफी बड़े जो हैं, इसका इम्पैक्ट गाइस लगभग एक तिहाई कंट्रीज हर साल 6% जीडीपी के नुकसान के साथ भरती हैं। 2024 में एशिया पैसिफिक ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का 60% कंट्रीब्यूट किया। लेकिन क्लाइमेट के लिए तैयारी अभी भी काफी कम है। तो चलो आपको कुछ चीजें और जो है वो सिखाते हैं इसमें। काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज के पास गाइस रेजिलियंस, यानी झटके से संभलने की कैपेसिटी नहीं है, कि अगर कोई झटका पड़े क्लाइमेट चेंज का या डिजास्टर हो तो वो उठ नहीं पाएंगी। एवरेज एनुअल लॉस 4.8% जीडीपी तक का होता है हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से। कंबोडिया को 11% जीडीपी का नुकसान हुआ। फिजी, म्यांमार, पाकिस्तान में लगभग 7% से ज्यादा जीडीपी का नुकसान हुआ। रीजन क्या है? रीजन यही है, एक्सट्रीम फ्लड, एक्सट्रीम ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, हीट वेव्स। पता है आपको, ये हैं 11 सबसे कमजोर देश, याद रखना।
ये वाली चीज याद रख लेना। अफगानिस्तान, कंबोडिया, ईरान, कजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। क्या कॉमन है इन कंट्रीज में, बताओ, कोई बता सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, पैसा नहीं है, फिजिकल कैपेसिटी लो है, क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर और कोस्टल इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, अर्बन प्लानिंग बहुत बेकार है। तो कारण क्या होते हैं, कमजोरियां क्या है? कमजोरियां कुछ नहीं है भाई, मेन कमजोरी ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो शॉक झेल सके। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में ज्यादा निर्भरता है, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम वीक है, क्लाइमेट फाइनेंस तक एक्सेस मुश्किल है ना? तो क्या करना चाहिए भाई, पैसा लगाना चाहिए। तो पैसा कहाँ लगाना चाहिए? ग्रीन इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रेजिलियंस बनाने में, क्लाइमेट एडाप्शन स्ट्रेटजीज लेकर आओ, सस्टेनेबल प्रोडक्शन को प्रमोट करो, ग्रीन वैल्यू चेन को डेवलप करो, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन जॉब पे फोकस करो, है ना? और क्या है इसमें? साउथ साउथ कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अब तो आप साउथ ग्लोबल नॉर्थ समझ ही गए होंगे कि डेवलपिंग स्टेट्स डेवलपिंग कंट्रीज आपस में मिलकर चर्चा करें, रिस्क को कम करने पर फोकस करें। बस यही चीज है। एक एशिया पैसिफिक रिस्क और रेजिलियंस पोर्टल है, जो एक पावरफुल टूल जो है वो दिया ESCAP ने। बस और कुछ नहीं है इसमें। अब ये जो स्किल वाला टॉपिक है ये भी सुनने वाला है गाइस। एक ऐसा इनिशिएटिव जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंडिया के फ्यूचर वर्कफोर्स को दुनिया के मैप पर ले जाने वाला है। इंडिया स्किल एक्सेलेरेटर लिख लो, इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर लिख लेना, ये इनिशिएटिव है गाइस। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडियन गवर्नमेंट का एक जबरदस्त कोलैबोरेशन हुआ है, तो लिख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आओ समझेंगे। लॉन्च का डिस्कशन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली के अंदर कौशल भवन में, लिखने की जरूरत नहीं है। एक हाई लेवल राउंड टेबल के दौरान ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ। अब मेन एम इसका ये है स्किल गैप्स को कम करना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करना। ये बहुत जरूरी है, इंसान को हमेशा अपग्रेडेड होना जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो हो गया आपका काम। भाई आप जब आगे चल के अधिकारी बनेंगे तो आपकी समय समय पर ट्रेनिंग होगी, आप अपने नीचे के अधिकारियों को जो है वो ट्रेन करेंगे, समझ रहे हो आप? तो ये चीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो अब ये बनाया गया है, जिसमें 3 मेजर काम होंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। फ्यूचर स्किल्स पे अवेयरनेस बढ़ाना, कि आने वाले समय में ये चीज हो रही है, क्योंकि आज की डेट में आपको अगर कंप्यूटर नहीं चलाना आ रहा, ऑनलाइन सर्विसेज यूज करना नहीं आ रही, मैंने देखा है, मैं बहुत शॉक्ड रहता हूँ कि लोग जो है कर तो रहे सिविल सर्विसेज की तैयारी, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज UPI। गलत है, ये चिंता वाली बात है। दे डोंट नो बहुत सारी चीजें, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पा रहे, उसके लिए यहाँ पे जा रहे हैं। जो ये ऑनलाइन सेंटर्स वगैरह जो नहीं होते हैं, जैसे हमारा खुद का एक सेंटर है, तो वहां पे आते हैं। थोड़ा मुझे शौक लगता है कि यार इतने पढ़े लिखे बच्चे खुद से अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे। हाँ, कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, डिजिटल स्किल्स है ही नहीं, कैसे काम बनेगा? ये बेसिक इंग्लिश नहीं आ रही है, आगे बढ़ना है तो बेसिक इंग्लिश जरूरी है। हिंदी में लिखना नहीं आ रहा, दिक्कत वाली कहानी है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में नहीं लिखना आ रहा, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, बेसिक इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हो, गलत है ये। स्किल्स पे काम नहीं करोगे तो गेम ओवर, तरक्की नहीं कर पाओगे। यहां पर वो चीज सिखाई जा रही है कि लोगों को, कि अपनी स्किल्स कैसे अपग्रेड करें फ्यूचर के लिए। पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को अपडेट करना, अल्टीमेट गोल यही है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का, ये इंडिया स्किल एक्सेलरेटर का, कि हमारी जो वर्कफोर्स है उसको फ्यूचर रेडी करवाना, बस। इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों, ये लिख सकते हो, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है ये। सरकार प्राइवेट सेक्टर दोनों के लीडर्स इन्वॉल्व होंगे, पब्लिक बॉडीज जैसे कि UGC, NCERT, CBSE है ना, तो और भी काफी सारी ऐसी बॉडी है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी फुल सपोर्ट है, जिससे जिससे ग्लोबल बेंचमार्किंग पॉसिबल होगी, है ना, ग्लोबल लेवल पर ये प्रोजेक्ट जो है वो जा सकेगा, तो काफी अच्छा है।
ऑब्जेक्टिव फ्यूचर स्किल डिमांड को समझना है, स्पेशली डिजिटल और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिया के बीच ज्यादा कोलैबोरेशन लाना, एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे सेक्टर के लिए टारगेटेड स्किल स्ट्रेटेजी बनाना, इनफॉर्मल जॉब्स को फॉर्मल बनाना, डेटा ड्रिवन प्लानिंग करना। 65% ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहे हैं कि स्किल गैप उनकी ग्रोथ में बड़ा ऑब्स्टेकल है। 65% ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं क्लियरली कि उनके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो स्किल गैप है। इंडिया के लिए रिस्क है, अगर हमने अभी भी रीस्किलिंग अपस्किलिंग पे ध्यान नहीं दिया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ना जरूरी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करो। लोग एक ही काम को जो है वो बस एक काम सीख लिया बस वही करते रहते हैं। क्यों भाई, अपग्रेड करो अपने आप को, दुनिया अपग्रेड हो रही है, जो अपग्रेड करेगा अपने आप को वो आगे बढ़ेगा। नोकिया, एक टाइम पर हर एक व्यक्ति के हाथ में नोकिया के मोबाइल थे। जब एंड्रॉइड आया ना तो नोकिया ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सैमसंग निकल गया नोकिया को छोड़कर। क्यों? वक्त के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा। फिर एप्पल हाई सिक्योरिटी के लिए आ गया कि लोगों को भैया सिक्योरिटी चाहिए तो और स्किल अपग्रेड करो। समझ रहे हो? फिर ब्रांड, दिखावाबाजी, दिखावेबाजी में मत जाओ। शौक है तो वो अलग बात है, कुछ लोगों को महंगे फोन का शौक होता है, मुझे महंगी घड़ियों का शौक है और गाड़ियों का, गाड़ी चलाने का बहुत। महंगी गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। जल्दी आईएएस आईपीएस बनो, फिर किसी से बोल देना कि वो झा सर के पास है वो भिजवा दो। 5 लाख रुपए की घड़ी, 5 लाख बहुत कम हो जाएगा ना, कम से कम 5 करोड़, तब आएगा मजा दिखाने में भी। ये देखो हमारी एक स्टूडेंट है, 5 करोड़ की घड़ी भिजवाई है उसने। डायरेक्ट नाम तो ले नहीं पाऊंगा, फंस जाओगे नहीं तो है। चलो मजाक कर रहा था। आगे की बात करें तो पॉलिसी सिस्टम सिस्टम को ज्यादा रिस्पॉन्सिव एडॉप्टिव बनाया जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब 2025 इनसाइट्स के साथ इस प्लेटफॉर्म को भी अलाइन किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। दैट्स इट गाइस। ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली समझ में आया होगा अच्छे से। वन स्टेट वन आरबीआई, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो ये पूरी चीज इसमें। वन स्टेट वन आरआरबी ये पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही है कि रीजनल रूरल बैंक जितने भी है स्टेट के अंदर उनको कंसोलिडेट करने। समझ रहे हो? एक सिंगल एंटिटी में, एक स्पॉन्सर बैंक के अंडर सभी के सभी, यानी कि एक मैसेज सभी के सिस्टम बेसिकली मैनेजमेंट बेसिकली बेटर करने के लिए। 2005 में ये प्रोसेस इनिशिएट हुई थी और ये कमेटी का नाम याद रखना, व्यास कमेटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि व्यास कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इस कमेटी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। इसने बोला था कि आरआरबी जितने भी हो उसको एक एक बैंक के अंडर रखो। ठीक है, बस ये दो चीजें लिख लो आप, दैट्स इट। पालना स्कीम, स्कीम, पालना स्कीम लिख लो, पालना स्कीम। ठीक है, अर्बन और रूरल इंडिया दोनों में ऑपरेट करती है, गांव क्षेत्रों के लिए भी, शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। स्टैंड अलोन क्रैश, समझते हो क्रैश किसको बोलते हैं? झूले घर को, है ना, जहां बच्चे को रखा जा सकता है। तो स्टैंड अलोन क्रैश और आंगनवाड़ी कम क्रैश, ये दोनों इसके अंदर शामिल है। पालना स्कीम जो है वो समर्थ्य सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखती है, लिख लेना। कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करती है। घर और वर्क प्लेस के नजदीक बच्चे जहाँ रह सकें उसके झूला घर डेवलप करने पर फोकस करती है बस। एआई से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है मेंस का, ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर देने की। तो बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट, जय हिंद।